गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ शिवंशिका। और आज हम फिजिकल ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, पृथ्वी की गतियाँ, उसको देखेंगे। ये पार्ट 1 वीडियो है और इस चैप्टर को हम क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्मेट में हर टॉपिक को सॉल्व करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसका पहला टॉपिक है, हम इंट्रोडक्शन से देखेंगे इसको। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस प्रकार की गति करती है? तो निरंतर गोलाई में घूमती है। पृथ्वी सौरमंडल का सदस्य होने के नाते किसके चारों ओर परिक्रमा करती है? तो सूर्य के। पृथ्वी सौरमंडल का सदस्य होने के नाते किसके चारों ओर परिक्रमा करती है? तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा किस प्रकार की कक्षा में करती है? तो दीर्घवृत्ताकार अंडाकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी की मुख्य रूप से कितनी गतियाँ हैं? तो पृथ्वी की मुख्य रूप से 2 गतियाँ हैं। पृथ्वी की 2 गतियों का सही नाम क्या है? घूर्णन एवं परिक्रमण गति। पृथ्वी की जो 2 गति है उसका नाम है घूर्णन गति और परिक्रमण गति। द नेक्स्ट टॉपिक, घूर्णन अथवा दैनीय गति। घूर्णन गति को ही हम दैनिक गति बोलते हैं, रोटेशनल मोशन। उस पर अब क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक परिभ्रमण, अपने ही अक्ष चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? तो 24 घंटा। पृथ्वी अपने ही अक्ष पे 24 घंटा में एक चक्कर पूरा कर लेती है। पृथ्वी की किस गति के कारण दिन व रात होता है? तो घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, पृथ्वी की दैनिक गति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? घूर्णन गति के नाम से। दैनिक गति बोल लो या घूर्णन गति बोल लो, दोनों एक ही है। पृथ्वी जिस धुरी या अक्ष पर घूमती हुआ कैसी रेखा है? वो काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी जिस धुरी या रेखा पर घूमते हुए काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी का अक्ष किन 2 ध्रुवों को आपस में मिलाता है? तो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को। पृथ्वी का अक्ष जो है किन 2 ध्रुवों को आपस में मिलाता है? तो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को। पृथ्वी की काल्पनिक अक्ष रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है। पृथ्वी की काल्पनिक अक्ष रेखा कहाँ से गुजरती है? तो केंद्र से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, घूर्णन का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ रोटेशन। घूर्णन का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ रोटेशन। दिन और रात की क्रिया पृथ्वी की किस गति का मुख्य परिणाम है? तो घूर्णन क्रिया का। दिन और रात की क्रिया पृथ्वी की किस गति का मुख्य परिणाम है? तो घूर्णन क्रिया का। समुद्री क्षेत्रों में प्रतिदिन ज्वार भाटे की स्थिति उत्पन्न होने का एक प्रमुख कारण क्या है? पृथ्वी की घूर्णन गति। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण समुद्र में प्रतिदिन ज्वार और भाटाएँ आती रहती है। भिन्न भिन्न देशांतर पर स्थित स्थानों का क्या ज्ञात करने में घूर्णन सहायक होता है? तो स्थानीय समय ज्ञात करने में। भिन्न भिन्न देशांतरों पर स्थित स्थानों का क्या ज्ञात करने में घूर्णन सहायक है? तो दैनीय स्थानीय समय। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, पृथ्वी पर दिशाओं का आधार उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम किस गति के कारण मिलता है? तो घूर्णन गति के कारण हम ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। यदि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो सूर्य किस दिशा में उगता हुआ प्रतीत होता है? तो सूर्य उगता हुआ प्रतीत होता है पूर्व की ओर। जब पृथ्वी उल्टा घूमेगी तो अगर पृथ्वी घूम रही है पश्चिम से पूर्व की ओर तो सूर्य उगेगा किधर? तो सूर्य उगेगा पूर्व की ओर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सौर दिवस, जिसे सोलर डे बोलते हैं। जब पृथ्वी का कोई बिंदु घूमकर पुनः सूर्य के सामने उसी स्थान पर पहुंचता है तो उसे क्या कहते हैं? सौर दिवस। मतलब जिस बिंदु से चला है उसी बिंदु पर आ जाए तो उसे कहते हैं सौर दिवस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक सौर दिवस की अवधि के दौरान पृथ्वी अपने अक्ष में कितने डिग्री आगे बढ़ चुकी होती है? तो इसका आंसर बाद में बताएंगे, इसका आंसर मेरे को भी पता नहीं है। 21 नंबर क्वेश्चन है, सौर दिवस के दौरान पृथ्वी की कक्षीय स्थिति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है नक्षत्रीय स्थिति में परिवर्तन। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, नक्षत्र वर्ष की तुलना में सौर दिवस का वह बिंदु कितने समय पहले ही सूर्य के नीचे आ जाती है? नक्षत्र वर्ष की तुलना में सौर दिवस का वह बिंदु कितने समय पहले ही सूर्य के नीचे आ जाती है? तो 24 घंटा के पहले, 24 घंटा के पहले ही। एक सामान्य और दिवस, माध्यम और दिवस की तुलना अवधि कितनी होती है? 24 घंटे की। एक सामान्य सौर दिवस की कुल अवधि कितनी होती है? 24 घंटे की अवधि होती है। नक्षत्र दिवस की वास्तविक अवधि कितनी होती है? 23 घंटा 56 मिनट 0.9 सेकेंड। नक्षत्र दिवस की वास्तविक अवधि कितनी होती है? नक्षत्र दिवस की वास्तविक अवधि 23 घंटा 56 मिनट तथा 0.099 सेकेंड होता है। एक सामान्य नक्षत्र
वर्ष एक सामान्य नक्षत्र वर्ष में समानता कितने दिन माने जाते हैं? तो 365 दिन। एक सामान्य नक्षत्र वर्ष में समानता कितने दिन माने जाते हैं? 365 दिन। एक लीप ईयर में कुल कितने दिन होते हैं? 366 दिन। एक लीप ईयर में कुल कितने दिन होते हैं? 366 दिन होता है एक लीप ईयर में। एक नक्षत्र वर्ष की वास्तविक शुद्ध अवधि कितनी होती है? एक नक्षत्र वर्ष की वास्तविक शुद्ध अवधि कितनी होती है? 365 दिन 6 घंटा 9 मिनट तथा 9.5 सेकेंड है। एक नक्षत्र वर्ष की वास्तविक शुद्ध अवधि कितनी होती है? एक नक्षत्र वर्ष की वास्तविक शुद्ध अवधि 365 दिन 6 घंटा 9 मिनट तथा 9.5 सेकेंड होता है। प्रत्येक सोलर वर्ष कैलेंडर वर्ष में लगभग कितने घंटे बड़ा होता है? लगभग 6 घंटे। प्रत्येक सोलर वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग कितने घंटे बड़ा होता है? लगभग 6 घंटे बड़ा होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर वर्ष के अतिरिक्त 6 घंटे को किस वर्ष में जोड़कर समायोजित किया जाता है? तो चौथे वर्ष में, लीप वर्ष के रूप में। सोलर वर्ष के अतिरिक्त 6 घंटे को किस वर्ष में जोड़कर समायोजित किया जाता है? सोलर वर्ष के अतिरिक्त 6 घंटे को किस वर्ष में जोड़कर लीप ईयर 6 घंटे को किस वर्ष में जोड़कर समायोजित किया जाता है? तो चौथे वर्ष में। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, लीप वर्ष में फरवरी माह में कुल कितने दिन होते हैं? जब लीप ईयर होता था फरवरी माह में कुल 29 दिन होते हैं। कोई भी वर्ष लीप वर्ष है या नहीं, इसकी जांच किस संख्या से भाग लेकर करते हैं? तो संख्या 4 से भाग देकर। लीप वर्ष समानता कितने वर्षों के अंतराल पर आता है? प्रत्येक चौथे वर्ष के अंतराल पर आता है। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी परिक्रमण तथा वार्षिक गति, रिवोल्यूशन मूवमेंट। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाती है? तो अंडाकार दीर्घवृत्ताकार पथ पे। पृथ्वी परिक्रमण कब करती है? तो दीर्घवृत्ताकार पथ पे करती है। पृथ्वी को सूर्य की एक पूरी परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 365 दिन 6 घंटा। 365 दिन 6 घंटा लगता है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की इस गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण गति या वार्षिक गति। द नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर है, पृथ्वी की कक्षा का आकार कैसा होता है? तो वो होता है अंडाकार। कक्षा के अंडाकार होने के कारण सूर्य से पृथ्वी की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह दूरी कभी निकटतम तो कभी अधिकतम होती है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उपसौर, जिसे कहते हैं पेरिहेलियन। उपसौर जिसे कहते हैं पेरिहेलियन। जब पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक निकटतम दूरी पर होती है तो इस खगोलीय स्थिति को क्या कहते हैं? उपसौर बोलते हैं। जब नज़दीक होगा तो जब पृथ्वी पर उपसौर की स्थिति प्रत्येक वर्ष किस तिथि को बनती है? तो 3 जनवरी को। पृथ्वी पर उपसौर की स्थिति प्रत्येक वर्ष किस तिथि को बनती है? तो 3 जनवरी को बनती है। उपसौर के समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की निकटतम दूरी लगभग कितनी होती है? 40.70 करोड़ किलोग्राम। 14.70 करोड़ किलोग्राम। उपसौर के समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की निकटतम दूरी लगभग कितनी होती है? 14.70 करोड़ किलोमीटर, नॉट अ किलोवाट्स। उपसौर के समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की निकटतम दूरी 14.17 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अपसौर है, एपिहेलियन। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे कहते हैं अपसौर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर अपसौर की स्थिति प्रतिवर्ष किस तिथि को बनती है? 4 जुलाई को। अपसौर की स्थिति के समय पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी कितनी होती है? 15.20 करोड़ किलोग्राम। द नेक्स्ट टॉपिक बोली परिक्रमण के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि में अंतर, छोटा बड़ा होना मुख्य रूप से किस गति का परिणाम है? तो वो परिक्रमण गति वार्षिक गति का परिणाम है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश व ऊष्मा के वितरण में असमानता या अंतर आना किसका प्रभाव है? तो ये है परिक्रमण गति का। पृथ्वी पर ऋतुओं में परिवर्तन, चेंज ऑफ सीजन्स किस मुख्य गति के कारण होता है? तो परिक्रमण गति वार्षिक गति के कारण। पृथ्वी पर ऋतुओं में परिवर्तन किस मुख्य गति के कारण होता है? परिक्रमण गति या वार्षिक गति के कारण। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी एप्साइड रेखा या एप्साइड लाइन। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी अपसौर एवं उपसौर के पार्थिव बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? एप्साइड रेखा। अपसौर एवं उपसौर के पार्थिव बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं?
एप्साइड रेखा। एप्साइड रेखा पृथ्वी के किस भाग या बिंदु से होकर गुजरती है? तो सूर्य के केंद्र से, सूर्य के केंद्र से। एप्साइड रेखा पृथ्वी के किस भाग या बिंदु से होकर गुजरती है? सूर्य के केंद्र से होकर गुजरती है। द नेक्स्ट टॉपिक विल दिन और रात की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ डे एंड नाइट। पृथ्वी अपने अक्ष पर किसकी भांति घूमती है जिससे दिन और रात की क्रिया होती है? तो लट्टू की तरह घूमती है। किसकी तरह? लट्टू की तरह घूमती है। घूर्णन के दौरान पृथ्वी का जो भाग सूर्य के बिल्कुल सामने होता है वहाँ क्या स्थिति होती है? वहाँ दिन मतलब उजाला होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश के सामने वाले भाग के विपरीत पीछे वाले भाग में क्या स्थिति? वहाँ अंधकार अर्थात रात होता है। पृथ्वी पर दिन एवं के पश्चात रात और रात के पश्चात दिन का क्रम निरंतर क्यों चलता रहता है? क्योंकि पृथ्वी के अपने अक्ष पर लगातार घूमने के कारण। द नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण बोलचाल की भाषा में पृथ्वी के एक पूरे दिन रात के चक्र 24 घंटे को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एक दिन बोलते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक, दिन रात का छोटा बड़ा होना, वेरिएशन इन डे एंड नाइट लेंथ। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर बिल्कुल लंबवत होती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर बिल्कुल लंबवत होती है तो दिन रात की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रत्येक स्थान पर दिन रात हमेशा बराबर होती है। अगर लंबवत है तो प्रत्येक स्थान पर दिन रात हमेशा बराबर होगा। अक्षीय झुकाव और परिक्रमण के फलस्वरूप विभिन्न अवधियों में सूर्य की स्थिति किस स्थिति में अंतर आता है? दोपहर में सूर्य की ऊंचाई में। द नेक्स्ट क्वेश्चन, दोपहर में सूर्य की ऊंचाई में अंतर आने का सीधा परिणाम किस पर पड़ता है? तो दिन और रात की लंबाई में अंतर पर, दिन और रात की लंबाई के अंतर पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर, 21 मार्च को सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबवत गिरती है? तो वह भूमध्य रेखा पर। 21 मार्च को सूर्य की जो लंबवत रेखा है भूमध्य रेखा पर पड़ती है। मार्च के बाद सूर्य किस गोलार्ध में लंबवत चमकना शुरू होती है? तो उत्तरी गोलार्ध में। 21 मार्च के बाद सूर्य किस गोलार्ध में लंबवत चमकना शुरू करती है? तो उत्तरी गोलार्ध में। 21 जून को सूर्य किस रेखा पर पूर्णतः लंबवत चमकता है? कर्क रेखा पर। 21 जून को सूर्य किस रेखा पर पूर्णतः लंबवत दिखता है? तो कर्क रेखा पर। 21 जून को उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की किरणों का आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट कैसा होता है? तो सर्वाधिक अधिक। 21 जून पर जो उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की किरणों का आपतन कोण होता है वो सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उच्च स्तरीय प्रश्न। देखते हैं, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति को रोक दिया जाए तो उसके सूर्य के सम्मुख वाले भाग पर क्या अस्थायी प्रभाव पड़ेगा? वहाँ हमेशा के लिए दिन और अत्यधिक गर्मी हो जाएगी। पृथ्वी के अंडाकार मार्ग का मुख्य केंद्र बिंदु किसे कहा जाता है? सूर्य को। द नेक्स्ट क्वेश्चन, नक्षत्र दिवस और सौर्य दिवस में समय का अंतर मुख्यतः नक्षत्र दिवस और सौर्य दिवस में समय का अंतर मुख्यतः किस कारण से होता है? पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में आगे बढ़ना मतलब परिक्रमण के कारण होता है। ऋतु परिवर्तन के लिए पृथ्वी की गति के अलावा और कौन सा कारक उत्तरदायी है? पृथ्वी के अक्ष का झुकाव। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव। ऋतु परिवर्तन के लिए पृथ्वी की गति के अलावा और कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो पृथ्वी के अक्ष का झुकाव। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अपसौर की स्थिति में पृथ्वी को मिलने वाली सौर विकिरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपसौर की स्थिति में पृथ्वी को मिलने वाली सौर विकिरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? दूरी अधिक होने से मात्रा आंशिक रूप से घट जाती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, उपसौर के समय पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होती है। यह स्थिति भारत में किस ऋतु के दौरान होती है? तो वह होती है शीत ऋतु, 3 जनवरी को। उपसौर के समय पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होती है। यह स्थिति भारत में किस ऋतु के दौरान होती है? तो शीत ऋतु 3 जनवरी को। भूमध्य रेखा पर वर्ष भर दिन और रात की अवधि में क्या समानता पाई जाती है? वहाँ दिन और रात हमेशा लगभग बराबर 12-12 घंटे का होता है। दिन भी 12 घंटा का, रात भी 12 घंटा का। कर्क रेखा पर सूर्य की लंबवत चमकने की घटना को खगोल विज्ञान में क्या कहा जाता है? खगोल विज्ञान में इस घटना को कहा जाता है ग्रीष्म संक्रांति या उत्तरायंत। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होने की खगोलीय स्थिति को क्या कहते हैं? वसंत विषुव बोलते हैं। 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होने की खगोलीय स्थिति को क्या कहते हैं? वसंत विषुव। आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट का दिन की अवधि और तापमान से क्या संबंध है? आपतन कोण अधिक होने पर तापमान और ऊष्मा अधिक होने लगता है। आपतन कोण अधिक होने पर तापमान और ऊष्मा अधिक प्राप्त होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव यदि डैश हो जाए तो ध्रुवों पर दिन और रात की स्थिति क्या होगी? ध्रुवों पर हमेशा के लिए धुंधला प्रकाश या स्थायी समरूपता रहेगी। ये क्वेश्चन गड़बड़ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पृथ्वी की परिक्रमण गति वर्ष भर एक समान रहती है? जी बिल्कुल नहीं। उपसौर में तीव्र और अपसौर में धीमी हो जाती है परिक्रमा। उपसौर में जल्दी परिक्रमा करता और अपसौर में कम। सौर दिवस की गणना के लिए किस आकाशीय पिंड को संदर्भ बिंदु माना जाता है? तो
सूर्य को। सौर दिवस की गणना के लिए, सौर दिवस की गणना के लिए किस आकाशीय पिंड को संदर्भ बिंदु माना जाता है? तो सूर्य को। द नेक्स्ट क्वेश्चन, नक्षत्र दिवस की गणना किस आधार पर की जाती है? नक्षत्र दिवस की गणना किसी निश्चित दूरस्थ तारे के संदर्भ में की जाती है, किसी निश्चित दूरस्थ तारे के संदर्भ में की जाती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, कैलेंडर वर्ष और सौर वर्ष के बीच सामंजस्य बैठाने की पद्धति को क्या कहते हैं? कैलेंडर वर्ष और सौर वर्ष के बीच सामंजस्य बैठाने की पद्धति को क्या कहते हैं? अधिवर्ष या लीप वर्ष प्रणाली, अधिवर्ष या लीप वर्ष प्रणाली। पृथ्वी के झुके हुए अक्ष के कारण उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में ऋतुओं की स्थिति कैसी होती है? एक दूसरे के सर्वथा विपरीत होती है, एक दूसरे के सर्वथा विपरीत होती है। पृथ्वी के झुके हुए अक्ष के कारण, पृथ्वी के झुके हुए अक्ष के कारण उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में ऋतुओं की स्थिति कैसी होती है? ऋतुओं की स्थिति एक दूसरे के सर्वथा विपरीत होती है, एक दूसरे से सर्वथा विपरीत होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, अक्षीय झुकाव के कारण 21 जून को दक्षिणी ध्रुव पर कैसी स्थिति पाई जाती है? अस्थायी रूप से रात होती है, अस्थायी रूप से रात मतलब अंधेरा होता है। अक्षीय झुकाव के कारण 21 जून को दक्षिणी ध्रुव पर कैसी स्थिति पाई जाती है? अस्थायी रूप से रात अंधेरा होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक गति के दौरान पृथ्वी का अक्ष किस दिशा की ओर हमेशा स्थिर रहता है? तो ध्रुव तारे, नॉर्थ स्टार, पोलर स्टार की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक देशांतर को पार करने में पृथ्वी को घूर्णन गति के अनुसार कितना समय लगता है? 4 मिनट। एक देशांतर को पार करने में पृथ्वी को घूर्णन गति के अनुसार कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन एडवांस्ड लेवल का प्रश्न है ये, यदि पृथ्वी का परिक्रमण पथ पूर्णतः वृत्ताकार होता तो उपसौर और अपसौर की स्थिति क्या होती है? ऐसा तो दीर्घवृत्ताकार है, अगर वृत्ताकार होता तो उपसौर और अपसौर की स्थितियाँ समाप्त हो जाती है, ना उपसौर होता ना अपसौर होता। 21 जून को भारत मतलब उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। 21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, इसका कारण सूर्य का कहाँ होना है? कर्क रेखा पर लंबवत होना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होने वाले आभासी बल को क्या कहते हैं? जो हवाओं को मोड़ता है, कोरियोलिस बल बोलते हैं उसे। पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होने वाले आभासी बल को क्या कहते हैं? जो हवाओं को मोड़ता है, कोरियोलिस बल बोलते हैं उसे। पार्थिव बिंदुओं को जोड़ने वाली अपसाइड रेखा को कोणीय स्थिति में बदलाव को क्या कहते हैं? अपसाइडल गमन बोलते हैं। पार्थिव बिंदुओं को जोड़ने वाली अपसाइड रेखा को कोणीय संवेग में बदलाव को क्या कहते हैं? अपसाइड गमन बोलता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की गतियों के कारण बनने वाले प्रकाश चक्र का क्या कार्य है? पृथ्वी की गतियों के कारण बनने वाले प्रकाश चक्र का क्या कार्य है? यह ग्लोब पर दिन और रात वाले भागों को विभाजित करती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लीप वर्ष की व्यवस्था ना हो तो हमारे ऋतु कैलेंडर पर क्या दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा? यदि लीप वर्ष की व्यवस्था ना हो तो कैलेंडर पर ऋतुओं के वास्तविक समय के पीछे खिसक जाएगा। नक्षत्र वर्ष और सौर वर्ष में लगभग कितने समय का अंतर होता है? लगभग 20 मिनट का, लगभग 20 मिनट का अंतर होता है। नक्षत्र वर्ष और सौर वर्ष में लगभग कितने समय का अंतर होता है? 20 मिनट का, 20 वर्ष नहीं 20 मिनट का अंतर होता है। समुद्र में आने वाले दैनिक ज्वार भाटा के समय में प्रतिदिन देरी का कारण पृथ्वी की कौन सी गति है? घूर्णन गति और चंद्रमा की परिक्रमा का संयुक्त प्रभाव है। सूर्य की परिक्रमा करते समय पृथ्वी की औसत गति लगभग कितनी होती है? सूर्य की परिक्रमा करते समय पृथ्वी की औसत गति लगभग कितनी होती है? लगभग 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, लगभग 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। अयंत वर्ष में कितनी बार आता है? अयंत वर्ष में, सोलेस्टिक वर्ष में कितनी बार आता है? 2 बार। अयंत वर्ष में कितनी बार आता है? 2 बार आता है। अयंत वर्ष में 2 बार आता है। विषुव की स्थिति में सूर्य की किरणें सीधे कहाँ पड़ती है? भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर। विषुव की स्थिति में सूर्य की किरणें सीधा कहाँ पड़ती है? भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी का कौन सा भाग घूर्णन गति के दौरान सबसे तीव्र रेखीय गति से घूमता है? पृथ्वी का कौन सा भाग घूर्णन गति के दौरान सबसे तीव्र रेखीय गति से घूमता है? तो वो है भूमध्य रेखा वाला भाग। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, ध्रुवों पर घूर्णन की गति का रेखीय वेग कितना होता है? तो वो होता है 0। ध्रुवों पर घूर्णन की गति का रेखीय वेग कितना होता है? 0। 21 मार्च को उत्तरी ध्रुव पर किस नए खगोलीय चक्र की शुरुआत मानी जाती है? 6 महीने के दिन की शुरुआत। 21 मार्च को उत्तरी ध्रुव पर किस नए खगोलीय चक्र की शुरुआत मानी जाती है? 6 महीने के दिन की शुरुआत। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जहां 21 जून को सूर्य सीधा चमकता है तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जहां 21 जून को सूर्य सीधा चमकता है तो 8 राज्यों से।
ऋतु परिवर्तन के चक्र में शरद ऋतु का आगमन उत्तरी गोलार्ध में किस तिथि के बाद होता है? तो 23 सितंबर शरद विषुवत, 23 सितंबर शरद विषुवत। द नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के अंडाकार पथ के कारण सूर्य के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव में कब सबसे अधिक वृद्धि होती है? तो उपसौर मतलब 3 जनवरी की स्थिति को। पृथ्वी के अंडाकार पथ के कारण सूर्य के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव में कब सबसे अधिक वृद्धि होती है? उपसौर की स्थिति में 3 जनवरी को। द नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर जीव मंडल मतलब बायोस्फीयर के विकास के लिए दिन रात का चक्र क्यों आवश्यक है? बायोस्फीयर के विकास के लिए दिन रात का चक्र इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तापमान संतुलन और जैविक घड़ियों के संचालन के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, क्या उपसौर और अपसौर की तिथियां करोड़ों वर्षों तक हमेशा बिल्कुल स्थिर रहेगी? बिल्कुल नहीं। गुरुत्वाकर्षण विक्षोभ के कारण इसमें बहुत धीमा बदलाव होता है। गुरुत्वाकर्षण विक्षोभ के कारण इसमें बहुत धीमा बदलाव होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की दोनों गतियों घूर्णन और परिक्रमण का मानव जीवन पर सबसे प्रत्यक्ष संयुक्त प्रभाव क्या है? समय का निर्धारण, दिन, माह, वर्ष और कृषि चक्र का संचालन। पृथ्वी की दोनों गतियों घूर्णन और परिक्रमण का मानव जीवन पर सबसे प्रत्यक्ष संयुक्त प्रभाव क्या है? समय का निर्धारण, जब दिन, माह, वर्ष और कृषि चक्र का संचालन। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी ऋतु परिवर्तन और सूर्य का झुकाव, प्रदीप्त वृत्त और गतियाँ। ऋतु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या हो सकता है? पृथ्वी पर सूर्य का सापेक्ष परिक्रमण और अक्षीय झुकाव। 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत सीधा पड़ती है? तो कर्क रेखा पर पड़ती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा अवधि क्या होता है? वो दिन होता है। 21 जून की स्थिति को खगोल विज्ञान में क्या कहा जाता है? कर्क संक्रांति। 21 जून की स्थिति को खगोल विज्ञान में क्या कहा जाता है? कर्क संक्रांति। कर्क संक्रांति के समय दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? कर्क संक्रांति के समय दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? शीत ऋतु। 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि कैसी होती है? तो सबसे छोटी होती है। 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटी अवधि होती है। 21 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्य किस गोलार्ध में लंबवत चमकता है? तो उत्तरी गोलार्ध में। किस अवधि के दौरान उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश 12 घंटे से अधिक प्राप्त होता है? तो 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच। उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीने का दिन किस अवधि में रहता है? उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीना का दिन 21 मार्च से 23 सितंबर तक सिर्फ दिन ही रहता है उत्तरी ध्रुव में। उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होने पर दक्षिणी ध्रुव पर क्या स्थिति होती है? दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है। सितंबर के बाद सूर्य किस गोलार्ध में प्रवेश करता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में। द नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें किस अक्षांश पर लंबवत पड़ती है? 22 दिसंबर को मकर रेखा पर। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें किस अक्षांश पर लंबवत पड़ती है? मकर रेखा पर। 22 दिसंबर को सूर्य का आपतन कोण मकर रेखा पर कितने वर्ष का होता है? तो 66 डिग्री का। 22 दिसंबर को सूर्य का आपतन कोण मकर रेखा पर कितना होता है? 66 डिग्री। मकर संक्रांति की तिथि क्या? मकर संक्रांति की तिथि 22 दिसंबर है। मकर संक्रांति की तिथि 22 दिसंबर है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी अवधि क्या होती है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी अवधि दिन की होती है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या स्थिति होती है? सबसे छोटी दिन और सबसे लंबी रात होती है 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में। किस अवधि में दक्षिणी ध्रुव पर लगातार दिन और उत्तरी ध्रुव पर लगातार रात होता है? तो 23 सितंबर से 21 मार्च तक। 21 मार्च से 23 सितंबर, यहाँ 23 सितंबर से 21 मार्च तक जो होता है दक्षिणी ध्रुव पर लगातार दिन और उत्तरी ध्रुव पर लगातार रात होते हैं। अब 21 मार्च से 23 सितंबर को सूर्य किस रेखा पर सीधा चमकता है? तो वो चमकता है विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर सूर्य के लंबवत होने पर अक्षांश रेखाओं का कितना भाग प्रकाश प्राप्त करता है? तो आधा भाग। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर 12-12 घंटे कब होती है? जब 21 मार्च से 23 सितंबर को। पृथ्वी पर दिन और रात की बराबर अवधि होने की स्थिति को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विषुव बोलते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात की बराबर अवधि होने की स्थिति को क्या बोलते हैं? विषुव बोलते हैं। 21 मार्च को होने वाले विषुव को किस नाम से जाना जाता है? वसंत विषुव के नाम से। 21 मार्च को होने वाला विषुव को किस नाम से जाना जाता है? वसंत विषुव के नाम से। 23 सितंबर को होने वाले विषुव को क्या कहते हैं? शरद विषुव। 23 सितंबर को होने वाले विषुव को कहते हैं शरद, ऑटमन यूक्यूनॉक्स। पृथ्वी पर 24 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऋतुओं में 4 मुख्य अवस्थाएं किसके कारण होती है? तो वो होती है पृथ्वी की परिक्रमण के कारण। पृथ्वी पर ऋतुओं में 4 मुख्य
अवस्थाएं किसके कारण होती है? तो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी 21 मार्च के बाद सूर्य के उत्तरायण होने से उत्तरी गोलार्ध में किस ऋतु का आगमन होता है? तो ग्रीष्म ऋतु का। 21 मार्च के बाद सूर्य के उत्तरायण होने से उत्तरी गोलार्ध में किस ऋतु का आगमन होता है? ग्रीष्म ऋतु का। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा ज्वार एंड भाटा। सागरीय जल के ऊपर उठ कर आगे बढ़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? ज्वार। सागरीय जब ऊपर उठ के आगे बढ़ता है उसे हम ज्वार बोलते हैं। सागरीय जल जब नीचे गिरकर ऊपर उठकर आगे जाता है तो ज्वार, और जब नीचे गिरकर पीछे हटता है तो उसे कहते हैं हम भाटा। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। ज्वार और भाटा की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्तियाँ। ज्वार 29 नंबर क्वेश्चन है, ज्वार के कारण उत्पन्न होने वाली तरंगों को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ज्वारीय तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार भाटा की ऊंचाई मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? तो ज्वार भाटा की जो ऊंचाई होती है मुख्य रूप से सागर की गहराई, तटीय रूपरेखा और खुले या बंद सागर पर निर्भर करती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की तुलना में चंद्रमा की ज्वार उत्पादक शक्ति कितना गुना अधिक होती है? तो लगभग 2 गुना, 2.217 गुना। सूर्य की तुलना में चंद्रमा की ज्वार उत्पादक शक्ति जो होती है कितनी गुना अधिक होती है? तो लगभग 2 गुना, मतलब 2.17 गुना। चंद्रमा की आकर्षण शक्ति सूर्य से अधिक प्रभावी क्यों है? क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी से अधिक निकट है। चंद्रमा जो है पृथ्वी से अधिक निकट है, इसलिए। प्रत्येक स्थान पर 24 घंटे के कितनी बार ज्वार आता है? प्रत्येक स्थान पर 24 घंटे में कितनी बार ज्वार आता है? 2 बार ज्वार आता है। एक ही स्थान पर 2 क्रमिक ज्वार के बीच सामान्यतः कितना समय अंतराल होना चाहिए? तो 12 घंटा 26 मिनट का। 12 घंटा 26 मिनट का अंतराल होना चाहिए। ज्वार उत्पन्न करने वाले 2 प्रमुख बल कौन से हैं? तो पहला है अभिकेंद्रीय बल और दूसरा है चुंबकीय। नॉट, गलत आंसर ये बोल दिया हमने। 35 नंबर क्वेश्चन है, ज्वार उत्पन्न करने वाले 2 प्रमुख बल कौन सा है? तो ज्वार जो उत्पन्न करता है वो गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्वार उत्पन्न करता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स। द नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के जिस भाग पर चंद्रमा के सामने ज्वार आता है उसके विपरीत भाग पर किस बल के कारण ज्वार आता है? तो उसमें आता है पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। ये क्वेश्चन बोल रहा है पृथ्वी के जिस भाग पर चंद्रमा के सामने ज्वार आता है उसके विपरीत भाग पर किस बल के कारण ज्वार आता है? तो उसके विपरीत भाग पर किस बल के कारण ज्वार आता है? तो वो बल होता है पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी दीर्घ ज्वार, स्प्रिंग टाइड या सीजिंग। सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के एक सीधा रेखा होने की स्थिति को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सिजुकी। सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के एक सीधा रेखा होने की स्थिति को क्या बोलते हैं? उस स्थिति को बोलते हैं सिजुकी। सिजुकी की स्थिति 2 तिथियों को बनती है। कब कब? एक पूर्णिमा और एक अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन जो होता है सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के सापेक्ष किस स्थिति में होता है? तो वो होता है एक ही और, जिसे युक्ति की स्थिति बोलता है। अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के सापेक्ष किस स्थिति में होता है? एक ही और होता है, जिसे युक्ति बोलते हैं। पूर्णिमा के दिन पृथ्वी की स्थिति सूर्य और चंद्रमा के बीच कैसी होती है? तो पृथ्वी के बीच में होती है। पूर्णिमा के दिन जो होता है पृथ्वी की स्थिति सूर्य और चंद्रमा के बीच कैसी होती है? तो पृथ्वी जो होता है बीच में होती है, जिसे वियुक्ति की स्थिति बोलते हैं। दीर्घ ज्वार कब आता है? अमावस्या और पूर्णिमा को। दीर्घ ज्वार कब आएगा? अमावस्या और पूर्णिमा को दीर्घ ज्वार आएगा। दीर्घ ज्वार आने का मुख्य कारण क्या है? सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल एक ही दिशा में कार्य करता है, तब आता है हमारा दीर्घ ज्वार। जब सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल एक ही दिशा में काम करता है तो हमारा आता है दीर्घ ज्वार। दीर्घ ज्वार सामान्य ज्वार से कितना प्रतिशत ऊंचा होता है? तो 20% ऊंचा होता है। क्या सिजिगी की स्थिति में महासागरीय जल का उतार चढ़ाव अधिकतम होता है? हाँ, इस समय सबसे ऊंचा ज्वार आता है जब सिजिगी की स्थिति बनती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, लघु ज्वार, नैपटाइड। लघु ज्वार किन तिथियों को आता है? तो वो हमेशा कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को आता है। लघु ज्वार कब आएगा? कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को आएगा। लघु ज्वार के समय सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा की कोणीय स्थिति क्या होती है? कोणीय स्थिति वो समकोण 90 डिग्री पर होता है। लघु ज्वार के समय सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की कोणीय स्थिति कैसी होती है? 90 डिग्री पर। समकोण की स्थिति में सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के स्वरूप में कार्य करता है। समकोण की स्थिति में सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के स्वरूप में कार्य करता है, तो वो जो है किस समकोण की स्थिति में सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करता है। लघु ज्वार सामान्य ज्वार से कितना प्रतिशत नीचा होता है? तो 20% नीचा होता है। लघु ज्वार आने पर समुद्र के जलस्तर पर चढ़ाव न्यूनतम क्यों होता है? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के बल एक दूसरे के प्रभाव को कम कर देते हैं। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को चंद्रमा की कौन सी
कला दिखाई देती है? अर्धचंद्र, हाफ मून। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को चंद्रमा की कौन सी कला दिखाई देती है? हाफ मून की स्थिति। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी अयन वृत्तीय एवं भूमध्य रेखीय ज्वार। अयन वृत्तीय एवं भूमध्य रेखीय ज्वार। सूर्य के समान चंद्रमा के उत्तर या दक्षिण की ओर झुकाव की गति को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं चंद्रमा का उत्तरायण दक्षिणायन होना। अयन वृत्तीय एवं भूमध्य रेखीय ज्वार। अयन वृत्तीय एवं भूमध्य रेखीय ज्वार। सूर्य के समान चंद्रमा के उत्तर या दक्षिण की ओर झुकाव की गति को क्या बोलते हैं? चंद्रमा का उत्तरायण या दक्षिणायन होना। जब चंद्रमा का अधिकतम झुकाव कर्क रेखा या मकर रेखा पर होता है तो किस प्रकार के ज्वार आते हैं? तब आता है अयन वृत्तीय ज्वार। जब चंद्रमा का अधिकतम झुकाव कर्क या मकर रेखा पर होता है तो किस प्रकार का ज्वार आता है? तब आता है अयन वृत्तीय झुकाव। जब चंद्रमा का अधिकतम झुकाव कर्क या मकर रेखा पर होता है तो किस प्रकार के ज्वार आते हैं? अयन वृत्तीय झुकाव। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी अयन वृत्तीय ज्वार के समय एक महीने में कितनी बार उच्च ज्वार की स्थिति बनती है? तो 2 बार। अयन वृत्तीय ज्वार के समय एक महीने में कितनी बार उच्च ज्वार की स्थिति बनती है? तो 2 बार। अयन वृत्तीय ज्वार के समय एक महीने में कितनी बार उच्च ज्वार की स्थिति बनती है? तो 2 बार। जब चंद्रमा की स्थिति भूमध्य रेखा विषुवत रेखा के ठीक ऊपर होती है तो उत्पन्न ज्वार को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखीय ज्वार, इक्वेटोरियल टाइड बोलते हैं। भूमध्य रेखीय ज्वार के समय दैनिक ज्वार की ऊंचाई में क्या अंतर होता है? भूमध्य रेखीय ज्वार के समय दैनिक ज्वार की ऊंचाई में क्या अंतर होता है? दोनों दैनिक ज्वारों की ऊंचाई समान होती है। अयन वृत्तीय ज्वार मुख्य रूप से किन अक्षांशों के पास सबसे तीव्र होती है? तो कर्क और मकर रेखा के समय के बारे में। द नेक्स्ट टॉपिक दैनिक, अर्धदैनिक और मिश्रित ज्वार। दिन में केवल एक बार आने वाले ज्वार को क्या कहा जाता है? दैनिक ज्वार बोला जाता है। दैनिक ज्वार का समय कितना होता है? दैनिक ज्वार का समय चक्र 24 घंटे 52 मिनट का होता है। एक दिन में 2 बार आने वाले समान ऊंचाई के ज्वार को क्या कहते हैं? अर्धदैनिक ज्वार बोलते हैं उसे। अर्धदैनिक ज्वार के बीच का समय अंतराल कितना होता है? 12 घंटा 26 मिनट का। अर्धदैनिक ज्वार के बीच का समय अंतराल कितना होता है? 12 घंटा 26 मिनट का। जिस ज्वार में ऊंचाई और समय असमान होता है उसे क्या कहते हैं? उसे मिश्रित ज्वार बोलते हैं। मिश्रित ज्वार मुख्य रूप से किस महासागर के तटीय क्षेत्र में पाया जाता है? तो प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन में। मिश्रित ज्वार मुख्य रूप से किस महासागर के तटीय क्षेत्र में पाया जाता है? तो प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। दैनिक ज्वार में देरी का मुख्य कारण क्या है? चंद्रमा की पृथ्वी की सापेक्ष परिक्रमा गति। दैनिक ज्वार में देरी का मुख्य कारण क्या है? चंद्रमा की पृथ्वी के सापेक्ष परिक्रमण गति। द नेक्स्ट टॉपिक ज्वार भाटा का समय और चंद्रमा की गति। ज्वार भाटा कब आता है, उसका समय और चंद्रमा की क्या गति रहती है? 64 नंबर क्वेश्चन। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग कितने दिनों में पूरा करती है? तो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग कितने दिनों में पूरा करती है? तो वो पूरा करती है 27 दिन 7 घंटे। चंद्रमा जो है पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरा करती है 27 दिन 7 घंटे में। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? अपने अक्ष 24 घंटे में। किस स्थान पर अगला ज्वार ठीक 12 घंटे के बाद क्यों नहीं आता? किसी स्थान पर अगला ज्वार ठीक 12 घंटे के बाद क्यों नहीं आता? क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन के साथ चंद्रमा भी अपने अक्ष में आगे बढ़ जाता है, इसलिए। पृथ्वी को चंद्रमा के सामने उसी बिंदु पर दोबारा पहुंचने के लिए कितने अतिरिक्त मिनट लगते हैं? तो 52 मिनट। पृथ्वी को चंद्रमा के सामने उसी बिंदु पर दोबारा पहुंचने के लिए 52 मिनट ज़्यादा लग जाता है। ज्वार केंद्र के ठीक विपरीत भाग पर आने वाले ज्वार में कितने मिनट की देरी होती है? 26 मिनट की। ज्वार केंद्र के ठीक विपरीत भाग में आने वाले ज्वार में कितने मिनट की देरी होती है? 26 मिनट की। प्रत्येक स्थान पर आने वाले 2 ज्वारों के बीच शुद्धतम समय अंतराल कितना होता है? 12 घंटा 26 मिनट का अंतराल होता है। ज्वार आने के कितने समय बाद भाटा आता है? ज्वार आने के बाद 6 घंटे 13 मिनट के बाद भाटा आता है। 6 घंटा 13 मिनट के बाद ज्वार आने के बाद भाटा आता है। द नेक्स्ट टॉपिक विश्व के प्रमुख ज्वारीय क्षेत्र। विश्व में सबसे ऊंचे ज्वार कहाँ आता है? तो कनाडा के फंडी की खाड़ी में सबसे उच्च ज्वार आता है। फंडी की खाड़ी में ज्वार की अधिकतम ऊंचाई कितनी दर्ज की गई है? तो 15 से 18 मीटर तक। भारत में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो वो आता है गुजरात के ओखा तट पे।
द नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो गुजरात के ओखा तट पर। भारत में सबसे ऊंचा ज्वार आता है गुजरात के ओखा तट पर। ओखा तट पर ज्वार की औसत ऊंचाई कितनी होती है? लगभग 2.5 से 4 मीटर। ओखा तट पर ज्वार की औसत ऊंचाई कितनी होती है? 2.5 से 4 मीटर। इंग्लैंड के किस तट पर दिन में 4 बार ज्वार आता है? तो साउथहैम्पटन तट पे। इंग्लैंड के किस तट पे दिन में 4 बार ज्वार आता है? साउथहैम्पटन तट पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी साउथहैम्पटन में 4 बार ज्वार आने का भौगोलिक कारण क्या है? इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर से होकर ज्वारीय तरंगों का अलग अलग समय पर पहुंचना। साउथहैम्पटन में 4 बार ज्वार आने का भौगोलिक कारण क्या है? साउथहैम्पटन में 4 बार ज्वार आने का भौगोलिक कारण क्या है? इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर से होकर ज्वारीय तरंगों का अलग अलग समय पर पहुंचना। फंडी की खाड़ी किस महासागर का हिस्सा है? तो अटलांटिक महासागर का। द नेक्स्ट टॉपिक, ज्वार भाटा का आर्थिक एवं पर्यावरण महत्व। ज्वारीय तरंगों का उपयोग करके उत्पादित बिजली को क्या कहते हैं? ज्वारीय ऊर्जा बोलते हैं उसे। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक क्षमता कहाँ है? तो वो खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी गुजरात में। ज्वार भाटा नदियों में मुहाने पर जमे गाद को हटाकर क्या लाभ पहुँचता है? यहाँ बंदरगाहों को साफ और नौगम्य बनाए रखता है। बंदरगाहों को साफ और नौगम्य बनाए रखता है। हुगली नदी पर स्थित कोलकाता बंदरगाह किस प्रकार के ज्वार पर निर्भर होता है? तो वो होता है ज्वारीय नदी बंदरगाह पर, टाइट रिवर पोर्ट पे। हुगली नदी पर स्थित कोलकाता बंदरगाह। हुगली नदी पर स्थित कोलकाता बंदरगाह किस प्रकार के ज्वार पर निर्भर करता है? ज्वारीय नदियाँ बंदरगाह पर, ज्वारीय नदियाँ बंदरगाह पे। मछली पकड़ने वाले जहाज़ों को ज्वार से क्या लाभ होता है? तो उच्च ज्वार के समय अधिक मछलियाँ तट के करीब आ जाती है। ज्वार के पानी को रोककर तटीय क्षेत्रों में किसका उत्पादन किया जाता है? नमक का। ज्वार के पानी को रोककर तटीय क्षेत्रों में किसका उत्पादन किया जाता है? नमक का। भाटा के समय समुद्र का पानी पीछे हटने से तटीय जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है? यहाँ इंटरटाइडल जोन के जीवों को पोषण देता है। यह इंटरटाइडल जोन के जीवों को पोषण देता है। ज्वारीय बोर क्या होता है? ज्वारीय बोर क्या होता है? नदी के संकरे मुड़ने में प्रवेश करने वाले एक ऊंची ज्वारीय दीवार या तरंग को ज्वारीय बोर बोलते हैं। ज्वारीय बोर क्या होता है? नदी के संकरे मुहाने में प्रवेश करने वाली एक ऊंची ज्वारीय दीवार या तरंग होता है ज्वारीय बोर। द नेक्स्ट उच्च स्तरीय प्रश्न, उपभू एपोजी की स्थिति में ज्वार की तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ज्वार की तीव्रता सामान्य से कम होती है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होती है। अपभू की स्थिति में ज्वार की तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ज्वार की तीव्रता सामान्य से कम होती है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है। 87 नंबर क्वेश्चन है, उपभू पेरिजी की स्थिति में ज्वार की ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? पेरिजी की स्थिति में ज्वार पे क्या प्रभाव पड़ता है? पेरिजी उपभू की स्थिति में ज्वार की ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? ज्वार की ऊंचाई सामान्य से 15 से 20% अधिक होती है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे पास होता है इसलिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी सूर्य के पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होने की स्थिति को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं अपसौर। सूर्य की पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होने की स्थिति को बोलते हैं अपसौर। सूर्य के पृथ्वी के सबसे पास होने की स्थिति को बोलते हैं उपसौर। उपसौर के समय आने वाले दीर्घ ज्वार पर क्या प्रभाव पड़ता है? ज्वार की ऊंचाई और अधिक बढ़ जाती है। उपसौर के समय आने वाले दीर्घ ज्वार पर क्या प्रभाव पड़ता है? ज्वार की ऊंचाई और अधिक बढ़ जाती है। प्रदीप्त वृत्त, सर्कल ऑफ एल्यूजेशन किसे कहते हैं? वह वृत्त जो पृथ्वी के आलोकित मतलब प्रकाशित और अंधकार में भाग को अलग करता है उसे कहते हैं प्रदीप्त वृत्त। पृथ्वी का अक्ष किसके परिक्रमण तल के कितने डिग्री कोण पर है? तो वह है 66.5 डिग्री का कोण। पृथ्वी का अक्ष इसके परिक्रमण तल के कितने डिग्री कोण पर है? तो 66.5 डिग्री का कोण पे। 21 मार्च को सूर्य की सीधी किरणें किस गोलार्ध के अयन वृत्त की ओर बढ़ने लगती है? 21 मार्च को सूर्य की सीधी किरणें किस गोलार्ध के अयन वृत्त की ओर बढ़ने लगती है? तो वो होता है उत्तरी गोलार्ध की ओर, उत्तरी गोलार्ध की ओर। ज्वारीय घर्षण का पृथ्वी के घूर्णन पर क्या प्रभाव पड़ता है? या पृथ्वी की घूर्णन गति को धीरे धीरे मंद कर देती है। विषुवत रेखा पर वर्ष भर दिन और रात की अवधि में समानता का क्या कारण है? क्योंकि प्रदीप्ति वृत्त हमेशा विषुवत रेखा को 2 बराबर भागों में बांटता है। विषुवतीय रेखा पर वर्ष भर दिन और रात की अवधि में समानता का क्या कारण है? विषुवतीय रेखा पर वर्ष भर दिन और रात समान होता है। इस अवधि का कारण क्या है? क्योंकि प्रदीप्त वृत्त हमेशा विषुवत रेखा को 2 बराबर भागों में बांटती है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी ना होती तो क्या होता? संपूर्ण पृथ्वी पर वर्ष भर दिन रात बराबर होता और
ऋतु परिवर्तन नहीं होता। ज्वार भाटा के तटीय क्षेत्रों की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह समुद्र के ठंडे और गर्म जल को मिलाकर तटीय तापमान को संतुलित रखती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र में ज्वार की लहरों की दिशा मुख्य रूप से किस बल से प्रभावित होती है? तो वो कोरियोलिस बल से। मिश्रित ज्वार एक दिन में कितनी बार आती है? तो मिश्रित ज्वार 2 बार। मिश्रित ज्वार एक दिन में 2 बार, लेकिन दोनों की ऊंचाई में अत्यधिक भिन्नता होती है। पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बलों के सामूहिक संतुलन को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है गुरुत्वीय संतुलन या ज्वारीय गतिकी संतुलन। गुरुत्वीय संतुलन है ज्वारीय गतिकी संतुलन। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी ज्वार भाटा एवं पृथ्वी की गतियाँ। भूमध्य रेखा पर चंद्रमा का अधिकतम झुकाव कितने होने पर किस बल का प्रभाव सर्वाधिक होता है? तो आकर्षण बल का। भूमध्य रेखा पर चंद्रमा का अधिकतम झुकाव होने पर किस बल का प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है? आकर्षण बल का। चंद्रमा के भूमध्य रेखा पर अधिकतम झुकाव के कारण आने वाले ज्वार को क्या कहते हैं? भूमध्यीय ज्वार। क्या कहते हैं? भूमध्यीय ज्वार बोलते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा किस प्रकार की कक्षा में करता है? तो वह करता है दीर्घवृत्ताकार पे। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम दूरी पर होता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? उस स्थिति को कहते हैं उपभू कहते हैं। उपभू की स्थिति में आने वाले ज्वार को क्या कहते हैं? उस ज्वार को कहते हैं उपभू की स्थिति में आने वाले ज्वार को कहते हैं उपभू ज्वार। जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? जब चंद्रमा बहुत दूर पर होता है तो उसे कहते हैं अपभू कहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभू की स्थिति में ज्वार उत्पादन पर बल पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रभाव कम हो जाता है। अपभू की स्थिति में ज्वार उत्पादन बल पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रभाव कम हो जाता है। चंद्रमा के पृथ्वी से अधिकतम दूरी होने पर किस ज्वार की उत्पत्ति होती है? चंद्रमा के पृथ्वी से अधिकतम दूरी होने पर किस ज्वार की उत्पत्ति होती है? अपभू ज्वार की उत्पत्ति होती है जब अधिक दूरी पर होती है। तो किस स्थान पर एक दिन में एक उच्च एवं एक निम्न ज्वार आने की को क्या कहते हैं? दैनिक ज्वार बोलते हैं। एक उच्च और एक किसी स्थान पर एक दिन में एक उच्च और एवं निम्न ज्वार आने की स्थिति को दैनिक ज्वार बोलते हैं। दैनिक ज्वार में आने वाले उच्च एवं निम्न ज्वारों की ऊंचाई में क्या संबंध होता है? ऊंचाई समान होती है। ऊंचाई क्या होती है? समान होती है। दैनिक ज्वार में आने वाले उच्च एवं निम्न ज्वारों की ऊंचाई में क्या संबंध होता है? ऊंचाई समान होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिन में 2 उच्च एवं 2 निम्न ज्वार आने की घटना को क्या कहते हैं? एक दिन में 2 उच्च एवं 2 निम्न ज्वार आने की घटना को अर्धदैनिक ज्वार बोलते हैं। एक दिन में 2 उच्च और 2 निम्न ज्वार आने की घटना को अर्धदैनिक ज्वार बोलते हैं। अर्धदैनिक ज्वार में 2 लगातार उच्च ज्वारों की ऊंचाई कैसी होती है? अर्धदैनिक ज्वार में 2 लगातार उच्च ज्वारों की स्थिति कैसी होती है? लगभग समान होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, जिस ज्वार में आने वाले उच्च तथा निम्न ज्वारों की ऊंचाई में भिन्नता पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे मिश्रित ज्वार बोलते हैं। विश्व में मिश्रित ज्वार मुख्य रूप से कहाँ उत्पन्न होता है? तो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट एवं प्रशांत महासागर में। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट एवं प्रशांत महासागर में विश्व में मिश्रित ज्वार मुख्य रूप से कहाँ उत्पन्न होता है? उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट एवं प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर के किस विशिष्ट क्षेत्र में मिश्रित ज्वार बहुतायत में आता है? तो द्वीपों पर। प्रशांत महासागर के किस विशिष्ट क्षेत्रों में मिश्रित ज्वार बहुतायत में आता है? द्वीपों पर। पृथ्वी पर चंद्रमा के सम्मुख स्थित भाग पर ज्वार आने का मुख्य कारण क्या है? तो वो है चंद्रमा का आकर्षण बल। पृथ्वी पर चंद्रमा के सम्मुख स्थित भाग पर ज्वार आने के मुख्य कारण है चंद्रमा का आकर्षण शक्ति। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, चंद्रमा के सम्मुख भाग में ठीक विपरीत मतलब चंद्र विमुख भाग पर ज्वार आने को क्या कहते हैं? पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। चंद्र विमुख भाग पर अपकेंद्रीय बल की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन को संतुलन करने के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, सामान्य नियमानुसार प्रत्येक स्थान पर कितने समय के बाद ज्वार आना चाहिए? तो प्रत्येक 12 घंटे के बाद ज्वार आना चाहिए। वास्तव में प्रतिदिन ज्वार अपने निश्चित समय में कितने मिनट की देरी से आता है? तो लगभग 26 मिनट की देरी से आता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी ज्वार आने में प्रतिदिन देरी होने का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या हो सकता है? चंद्रमा का पृथ्वी के सापेक्ष गतिशील होना। चंद्रमा का पृथ्वी के सापेक्ष गतिशील होना। किसी स्थान पर 2 बार ज्वार भाटा आने का कुल चक्र समय कितना होता है? 24 घंटा 52 मिनट का। किसी स्थान पर 2 बार ज्वार और भाटा आने का कुल चक्र कितना होता है? 24 घंटा 52 मिनट का होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, ज्वार भाटा में दैनिक अंतर 24 घंटे के स्थान पर कितने मिनट का होता है? तो होता है 52 मिनट का। ज्वार भाटा में दैनिक अंतर 24 घंटे के स्थान पर कितने मिनट का होता है? तो 52 मिनट का।
को घूमती पृथ्वी के किसी विशेष स्थान के सम्मुख पुनः आने के लिए कितने अतिरिक्त समय की यात्रा करना पड़ती है? चंद्रमा को घूमती हुई पृथ्वी के किसी विशेष स्थान के सम्मुख पुनः आने के लिए कितने अतिरिक्त समय की मतलब चलना पड़ता है? तो 52 मिनट चलना पड़ता है। विश्व में सर्वाधिक ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो फंडी की खाड़ी में। कनाडा की फंडी की खाड़ी किन दो भौगोलिक क्षेत्रों के मध्य स्थित है? तो न्यू ब्रंसविक तथा नोवा स्कोटिया में। न्यू ब्रंसविक तथा नोवा स्कोटिया में। फंडी की खाड़ी में आने वाले ज्वार की ऊंचाई कितनी होती है? 15 से 18 मीटर। 15 से 18 मीटर का होता है, 15 से 18 मीटर। भारत के किस तट पर ज्वार की ऊंचाई मात्र 2.5 मीटर रिकॉर्ड की गई है? तो ओखा के तट पे। इंग्लैंड में दक्षिणी तट पर स्थित किस स्थान पर प्रतिदिन 4 बार ज्वार आता है? तो साउथहैम्पटन में 2 बार ज्वार किस जलमार्ग से होकर प्रवेश करता है? तो वो करता है इंग्लिश चैनल से। साउथहैम्पटन में शेष 2 बार ज्वार किस सागर से होकर पहुंचता है? तो उत्तरी सागर से। साउथहैम्पटन में 4 बार ज्वार आने का मुख्य भौगोलिक कारण क्या है? 2 भिन्न जलमार्गों से भिन्न अंतरालों पर ज्वार का पहुंचना। ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? सर आइजैक न्यूटन ने। ज्वार भाटा का गतिक सिद्धांत डायनामिक थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? डायनामिक थ्योरी लैप्लास द्वारा प्रतिपादित किया गया था। प्रगामी तरंग सिद्धांत के प्रतिपादन कौन थे? हैबल एवं एयरी। प्रगामी तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? हैबल एवं एयरी। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का स्थैतिक तरंग सिद्धांत किसने दिया था? ज्वार भाटा की उत्पत्ति का स्थैतिक तरंग सिद्धांत किसने दिया? तो हैरिस ने दिया था। ग्रहण की खगोलीय घटना मुख्य रूप से किन तिथियों को होती है? तो अमावस्या और पूर्णिमा को। ग्रहण एक्लिप्स की खगोलीय घटना मुख्य रूप से किन तिथियों को होती है? तो अमावस्या और पूर्णिमा को। अमावस्या के दिन कौन सा खगोलीय पिंड आंशिक या पूर्णतः अंधकार में हो जाता है? तो सूर्य का। अमावस्या के दिन कौन सा खगोलीय पिंड आंशिक या पूर्णतः अंधकार में हो जाता है? तो सूर्य। पूर्णिमा के दिन किस खगोलीय पिंड के अंधकार में होने पर ग्रहण लगता है? पूर्णिमा के दिन किस खगोलीय पिंड के अंधकार होने पर ग्रहण लगता है? तो चंद्रमा का अंधकार होने पर ग्रहण लगता है। सौरमंडल में सूर्य की परिक्रमा करने वाला पिंड कौन सा है? तो पृथ्वी। सौरमंडल में सूर्य की परिक्रमा करने वाला कौन सा पिंड है? पृथ्वी। इन तीनों ऑप्शन में सौर मंडल में पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, स्वयं में पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी की जो परिक्रमा करता है वो है चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण की स्थिति कब उत्पन्न होती है? चंद्र ग्रहण लगता कब है? जब पृथ्वी जो है सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य में आ जाती है, तो मतलब सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाएगी तो चंद्र ग्रहण लग जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण में किसकी छाया किस पिंड पर पड़ती है? चंद्र ग्रहण में किसकी छाया किस पिंड पर पड़ती है? तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। चंद्र ग्रहण की घटना सदैव किस तिथि को होती है? तो पूर्णिमा के दिन में होती है। सूर्य एवं चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री का झुकाव पाया जाता है? 5 डिग्री का झुकाव पाया जाता है। चंद्रमा पृथ्वी के कक्ष तल में कब आता है? तो कभी कभी ही आता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी के कक्ष तल में कब आता है? कभी कभी ही आता है, एक विशेष परिस्थिति में ही आता है। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण क्यों नहीं होता है? कक्ष तल में 5 डिग्री का झुकाव होने के कारण प्रत्येक चंद्रमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण क्यों नहीं होता है? तो इसका आंसर है कक्ष तलों में 5 डिग्री का झुकाव होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण 48 नंबर है। चंद्र ग्रहण केवल उसी पूर्णिमा को होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के किस स्थान पर होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी के कक्ष तल पर होता है। चंद्र ग्रहण केवल उसी पूर्णिमा को होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के किस स्थान पर होता है? पृथ्वी के कक्ष तल में होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, सूर्य ग्रहण की खगोलीय स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है तो उस समय लगता है सूर्य ग्रहण। चंद्रमा बीच में आएगी तो सूर्य ग्रहण, पृथ्वी बीच में आएगा तो चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण में किसकी छाया पृथ्वी पर पड़ती है? तो चंद्रमा की छाया। सूर्य ग्रहण की घटना सदैव किस तिथि को होती है? सूर्य ग्रहण की घटना अमावस्या को होती है। सूर्य ग्रहण की घटना हमेशा अमावस्या को होती है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को। क्या प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है? नहीं, प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता है।
प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण न होने का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी एवं चंद्रमा के कक्ष तलों में परस्पर 5 डिग्री का झुकाव का होना। पृथ्वी एवं चंद्रमा के कक्ष तलों में परस्पर 5 डिग्री का झुकाव होने के कारण प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी सूर्य ग्रहण किस विशेष अमावस्या को घटित होता है? तो जिस अमावस्या को चंद्रमा पृथ्वी के कक्ष तल में आता है, जिस अमावस्या को चंद्रमा पृथ्वी के कक्ष तल में आता है उस समय सूर्य ग्रहण होता है। जब चंद्रमा सूर्य को पूर्ण रूप से ढक लेता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण बोलते हैं। चंद्र ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन सा पिंड होता है? चंद्र ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा, चंद्र ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी होती है। सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा होती है बीच में पृथ्वी। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के चारों ओर दिखाई देने वाले दीप्तिमान बाहरी भाग को क्या कहते हैं? उसे कोरोना या सूर्य किरीटी बोलते हैं। सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय चारों ओर दिखाई देने वाले दीप्तिमान बाहरी भाग को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कोरोना या सूर्य किरीटी। 59 नंबर क्वेश्चन है, जब सूर्य का केवल कुछ भाग ही चंद्रमा द्वारा ढका जाता है और अंधकार में होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं आंशिक सूर्य ग्रहण। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, यह संपूर्ण अध्याय पुस्तक के किस मुख्य शीर्षक के अंतर्गत आता है? पृथ्वी की गतियाँ, ये चैप्टर नाम है, यही क्वेश्चन में बोला गया है। भूमध्य रेखा ज्वार, भूमध्य रेखीय ज्वार में चंद्रमा का झुकाव किस काल्पनिक रेखा पर केंद्रित होता है? तो भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखीय ज्वार में चंद्रमा का झुकाव किस काल्पनिक रेखा पर होता है? तो भूमध्य रेखा पर। दीर्घवृत्ताकार कक्षा के कारण पृथ्वी और चंद्रमा, दीर्घवृत्ताकार कक्षा के कारण पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी में क्या परिवर्तन होता है? दूरी निरंतर बदलती रहती है। उपभू की स्थिति में चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कैसी होती है? न्यूनतम, सबसे कम उपभू की स्थिति में। और अपभू की स्थिति में चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम, सबसे अधिक होता है। 65 नंबर क्वेश्चन है, ज्वार आने के बाद समुद्र के जल स्तर के नीचे गिरने को क्या कहते हैं? भाटा बोलते हैं जब नीचे गिरता है तो। एक अर्ध दैनिक ज्वार और दूसरे अर्ध दैनिक ज्वार के बीच समानता कितने घंटे का अंतराल होता है? 12 घंटा 26 मिनट का। एक दिन में केवल एक उच्च ज्वार और एक निम्न ज्वार आना किस ज्वार की विशेषता है? दैनिक ज्वार। कनाडा का नोवा स्कॉटिया क्षेत्र विश्व में किस घटना के लिए प्रसिद्ध है? तो सर्वाधिक ऊंचे ज्वार के लिए। भारत में सबसे कम ऊंचाई वाले ज्वार 2.5 मीटर कहाँ दर्ज की गई? ओखा तट, गुजरात में। साउथहैम्पटन तटीय क्षेत्र किस देश का भाग है? इंग्लैंड का। द नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के प्रभाव क्षेत्र में कौन सा प्रमुख स्थान स्थित है जहाँ 4 बार ज्वार आता है? तो वो है साउथहैम्पटन। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के प्रभाव क्षेत्र में कौन सा प्रमुख स्थान स्थित है जहाँ 4 बार ज्वार आता है? तो वो है साउथहैम्पटन। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का सबसे पहला व्यवस्थित सिद्धांत मतलब गुरुत्वाकर्षण किसने दिया था? तो वो न्यूटन ने दिया था। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का सबसे पहला व्यवस्थित सिद्धांत किसने दिया था? ज्वार भाटा की उत्पत्ति के सबसे पहला व्यवस्थित सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। लाप्लास का गतिक सिद्धांत मुख्य रूप से किस प्राकृतिक घटना की व्याख्या करता है? तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति का। हैवेले और एयरी ने मिलकर ज्वार भाटा का कौन सा सिद्धांत दिया था? प्रगामी तरंग सिद्धांत। हैवेले और एयरी ने मिलकर ज्वार भाटा का कौन सा सिद्धांत दिया था? तो प्रगामी तरंग सिद्धांत। हैरिस के अनुसार ज्वार की तरंगें किस रूप में कार्य करती है? तो अस्थैतिक तरंग के रूप में। हैरिस के अनुसार ज्वार की तरंगें किस रूप में कार्य करती है? तो अस्थैतिक तरंग के रूप में। ग्रहण का मुख्य भौतिक कारण प्रकाश का कैसा गमन है? सरल रेखीय गमन, मतलब छाया निर्माण करना। द नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर है, पूर्णिमा के दिन आकाश में कौन सा पिंड पूर्ण रूप से प्रकाशित दिखाई देता है? तो वो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा और अमावस्या के दिन सूर्य। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी अमावस्या के दिन रात में कौन सा पिंड पृथ्वी से दिखाई देता है? तो चंद्रमा। चंद्र ग्रहण के आरेख के अनुसार सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक पहुंचने से कौन सा पिंड रुकता है? तो पृथ्वी। सूर्य ग्रहण के आरेख के अनुसार सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने से कौन सा रुकता है? चंद्रमा। एक ही चीज़ बार बार बताया जा रहा है। कक्षीय झुकाव कितने डिग्री होने के कारण हर महीने ग्रहण नहीं लगता है? 5 डिग्री। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा किस खगोलीय तिथि को ही संभव है? अमावस्या को। सूर्य ग्रहण अमावस्या को और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को। पूर्ण चंद्र ग्रहण हमेशा किस समय होता है? पूर्णिमा को। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का एक सीधी रेखा में होना खगोलीय विज्ञान में क्या कहते हैं? सीजीगी बोलते हैं उसे। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के कोरोना भाग में कौन सी हानिकारक किरणें उत्सर्जित होती है? पराबैंगनी किरणें। जब पूरा सूर्य ग्रहण हो जाता है तो कोरोना भाग में जो साइड दिखता है उसमें कौन सी हानिकारक किरणें होती है? इसलिए नहीं बोलता है लोग देखो उसको, तो पराबैंगनी किरणें। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न अपकेंद्रीय बल की दिशा किधर होता है? केंद्र से बाहर की ओर। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न अपकेंद्रीय बल की दिशा कहाँ होता है? केंद्र से बाहर की ओर। पृथ्वी का कौन सा बल चंद्रमा के सम्मुख भाग के विपरीत भाग पर ज्वार लाने की उत्तरदायी है? वो है अपकेंद्रीय बल।
दैनिक ज्वार चक्र की कुल अवधि कितनी होती है? 24 घंटा 52 मिनट। दैनिक एक दिन में जो एक बार ज्वार एक बार भाटा आता है तो उसे हम दैनिक ज्वार बोलते हैं, तो उसके लिए 24 घंटा 52 मिनट होता है। 89 नंबर क्वेश्चन है, एक उच्च ज्वार से अगले निम्न ज्वार के बीच का समय अंतराल कितने का होता है? 6 घंटा 13 मिनट का। एक उच्च ज्वार से अगले निम्न ज्वार मतलब भाटा जिसे बोलते हैं के बीच का समय अंतराल कितना? 6 घंटा 13 मिनट का होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, यदि चंद्रमा स्थिर हो जाए और पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा ना करे तो ज्वार प्रतिदिन कितने समय बाद आएगा? 12 घंटे के बाद परिक्रमा करता है, इसलिए 12 घंटा से कुछ ज़्यादा लगता है। यदि चंद्रमा स्थिर हो जाए और पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा ना करे तो ज्वार प्रतिदिन कितने समय बाद आएगा? 12 घंटा के बाद। फंडी की खाड़ी में आने वाले विश्व की सबसे ऊंचे ज्वार की न्यूनतम और अधिकतम सीमा मीटर में क्या है? 15 से 18 मीटर। ओखा तट भारत के किस राज्य में स्थित है जहां निम्न ज्वार आता है? गुजरात में। इंग्लिश चैनल किन दो प्रमुख देशों के बीच स्थित है जो साउथैम्पटन के ज्वार को प्रभावित करता है? ब्रिटेन और फ्रांस। 94 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन के अपने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किस प्रसिद्ध पुस्तक में किया था? तो प्रिंसिपिया में। द नेक्स्ट क्वेश्चन मिले, ज्वार भाटा का गतिक सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक लाप्लास किस देश के थे? फ्रांस के थे। खगोल विज्ञान में किसी प्रकाशमान पिंड के आंशिक या पूर्णतः अंधकार में होने की घटना को ग्रहण बोलते हैं, इक्लिप्स बोलते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा की गतियों एवं आकर्षण के कारण समुद्र में उत्पन्न होने वाली तरंगों को क्या कहा जाता है? ज्वारीय तरंग कहा जाता है। पृथ्वी और चंद्रमा की गतियों एवं आकर्षण के कारण समुद्र में उत्पन्न होने वाली तरंगों को क्या कहा जाता है? ज्वारीय तरंग बोला जाता है। अपभू की स्थिति में ज्वार की ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपभू की स्थिति में ज्वार की ऊंचाई पर प्रभाव पड़ता है, ज्वार की ऊंचाई कम होती है। अपभू की स्थिति में ज्वार की ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? ज्वार की ऊंचाई कम हो जाती है अपभू में। और सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा की क्षण द नेक्स्ट क्वेश्चन बोले, सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा की घनी छाया पृथ्वी के जिस भाग पर पड़ती है वह कैसा सूर्य ग्रहण दिखाई देता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा की घनी छाया पृथ्वी के जिस भाग पर पड़ती है वहाँ कैसा सूर्य ग्रहण दिखता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, यह संपूर्ण अध्याय पृथ्वी की गतियाँ एवं ज्वार भाटा भूगोल के किस प्रमुख उपखंड से संबंधित है? तो फिजिकल ज्योग्राफी से। क्या बात है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, जब चंद्रमा सूर्य को आंशिक रूप से ढक लेती है तो इस खगोलीय घटना को क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं हम आंशिक सूर्य ग्रहण। जब चंद्रमा सूर्य को आंशिक रूप से ढकती है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितनी बार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की घटना हो सकती है? 7 बार। ओ माय गॉड। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितनी बार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की घटना हो सकती है? 7 बार। एक शताब्दी 100 वर्ष में औसतन कुल कितने सूर्य ग्रहण होने की संभावना है? 100 वर्ष में 238 सूर्य ग्रहण। 100 वर्ष 100 × 7 कर लो तो 700 हो जाता है। लेकिन अभी उधर बताया एक वर्ष में तो 7 बार सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण दोनों मिला के। अब ये बोला एक शताब्दी मतलब 100 वर्ष में औसतन कुल कितने सूर्य ग्रहण की बात है, मतलब 7 में से मान के चलो 3, एक साल में 3 बार सूर्य ग्रहण होता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे बताया गया 238 सूर्य ग्रहण। 100 साल में 238 सूर्य ग्रहण होता है। एक शताब्दी में मतलब 100 वर्ष में होने वाले कुल सूर्य ग्रहण में कितने प्रतिशत पूर्ण सूर्य ग्रहण हो सकता है? तो 28% पूर्ण सूर्य ग्रहण हो सकता है। 100 साल में 28%, 238 में से 28% पूर्ण सूर्य ग्रहण हो सकता है। एक शताब्दी के भीतर वलयाकार सूर्य ग्रहण का औसत प्रतिशत कितना हो सकता है? 33%। मतलब पूर्ण सूर्य ग्रहण से ज़्यादा वलयाकार सूर्य ग्रहण होता है 33%। 6 नंबर क्वेश्चन है, कुल सूर्य ग्रहणों के आंकड़ों के अनुसार एक सदी में आंशिक सूर्य ग्रहण का हिस्सा कितना है? आंशिक सूर्य ग्रहण 39, उससे भी ज़्यादा है। आंशिक सूर्य ग्रहण, वलयाकार सूर्य ग्रहण और कुल सूर्य ग्रहण, तो कुल सूर्य ग्रहण 28% है। यहाँ पे कुल सूर्य ग्रहण जो है पूर्ण सूर्य ग्रहण 28% का है और वलयाकार जो है वो 33% का है, और जो है यहाँ पे आंशिक सूर्य ग्रहण वो 39% है। द नेक्स्ट क्वेश्चन बोले, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का बाह्यतम चमकता हुआ हिस्सा जो एक अंगूठी के रूप में दिखाई देता है क्या कहलाता है? उसे कहते हैं सौर कोरोना या डायमंड रिंग। सामान्य रूप से एक पूर्ण सूर्य ग्रहण की समयावधि कितनी होती है? एक पूरा सूर्य ग्रहण कितने टाइम के लिए लगता है? तो 250 सेकेंड या 4.5 मिनट। 4.5 मिनट के लिए मतलब लगभग 5 मिनट के लिए पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है। किसी भी स्थिति में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम समयावधि कितनी होती है? 8 मिनट। यहाँ बोल रहा है सामान्य रूप से पूर्ण सूर्य ग्रहण की समयावधि कितनी होती है? सॉरी फॉर दिस, इसका 8 नंबर का आंसर हो जाएगा 7.5 मिनट।
पूर्ण सूर्य ग्रहण का। वही क्वेश्चन फिर से बोल रहा है, किसी भी स्थिति में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम समय अवधि 8 मिनट लगता है। सूर्य ग्रहण के दौरान डायमंड रिंग यानी हीरक वलय की घटना किस कारण से घटित होती है? डायमंड रिंग क्यों बनता है सूर्य ग्रहण के समय? चंद्रमा का समीपवर्ती भाग की विषमता, उबड़ खाबड़ सतह के कारण। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में से किस घटना की आवृत्ति मतलब घटित होने की बारंबारता अधिक होती है? तो सबसे ज़्यादा सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण उतना नहीं लगता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, सूर्य ग्रहण की घटना सदैव किस विशेष तिथि को घटित होती है? तो अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, वलयाकार सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का आकार आकाश में किस प्रकार का दिखाई देता है? जब वलयाकार होता है तो एक चमकदार कंगन या छल्ले की तरह। चंद्र ग्रहण की घटना मुख्य रूप से किस खगोलीय स्थिति में होता है? तो वो होता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आते तो चंद्र ग्रहण लग जाता है। सौर कोरोना से मुख्य रूप से कौन से हानिकारक किरण निकलते हैं? अल्ट्रावायलेट, नॉट अब्रक्त, अल्ट्रावायलेट निकलती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, खगोल विज्ञान में सिजगी शब्द का क्या अर्थ है? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होना। प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण और प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण न होने का मुख्य कारण क्या है? उसका कारण है चंद्रमा के कक्षीय तल पर पृथ्वी के कक्षीय तल में लगभग 5 डिग्री का झुका होना। द नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, डायमंड रिंग की स्थिति पूर्ण सूर्य ग्रहण के किस चरण में दिखाई देता है? तो वो शुरुआत के ठीक पहले और सप्ताह होने के ठीक बाद, समाप्त होने के ठीक बाद, शुरुआत होने के पहले, शुरुआत के ठीक पहले, शुरुआत हुआ तब और जब समाप्त होने लगता है तो उस समय डायमंड रिंग दिखता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सौर कोरोना का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक किस उपकरण का उपयोग करते हैं? कोरोनाग्राफ का। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा की छाया के सबसे अंधकार में आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अंबरा, प्रच्छाया, अंबरा बोलते हैं। सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा की छाया, जब सूर्य ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा की छाया के सबसे अंधकार में आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं अंबरा।